हेलो फ्रेंड्स, रघुवंशी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा आज का जो विषय है वो उत्तराखंड है। और उत्तराखंड जो है वो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा हो, उसकी मुख्य परीक्षा हो, या भविष्य में आने वाली आरओ मेंस परीक्षा हो, उसके हिसाब से उत्तराखंड एक विशेष अहमियत रखता है। ठीक है, तो हम लोग उत्तराखंड को आज शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड का जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। लेकिन उत्तराखंड का भौतिक विभाजन पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि आखिर इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ कैसे है, इसका एक क्षेत्र बना कैसे है। क्योंकि जब तक हम किसी क्षेत्र के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से आयोग द्वारा कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं हम लोगों के, और हम लोग उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग सर्वप्रथम ये जानेंगे कि आखिर ये उत्तराखंड बना कैसे है। उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा उत्तराखंड है। अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, ये पूरा का पूरा। और अगर हम इसको भारतीय मानचित्र पर देखें तो भारतीय मानचित्र पर हमारा ये उत्तराखंड इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हमारा भारतीय मानचित्र पर उत्तराखंड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर उस उत्तराखंड का निर्माण हुआ कैसे है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाने की आवश्यकता पड़ेगी आज से कुछ समय पहले, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। 20 करोड़ वर्ष पहले आपकी जो पृथ्वी है वो ऐसी नहीं थी जैसी आज वर्तमान में है। आपकी जो पृथ्वी है वो 20 करोड़ वर्ष पहले इस प्रकार से थी। और इस प्रकार से यहां पर दो चीजें थी जो आपको ध्यान देनी है कि एक तो ये जो भाग है जो आज की डेट में आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोप, एशिया, ये सब आर्कटिक, यहां तक कि अंटार्कटिक जो है वो भी आपस में जुड़ा हुआ था, ये अलग नहीं थे। और 20 करोड़ वर्ष पहले केवल ये जो आपको दोनों ओर दिख रहा है ये आज की डेट में पैसिफिक ओशन कहते हैं, इसको प्रशांत महासागर कहते हैं, केवल इसी की उपस्थिति थी। ठीक है, और ये जो जमीनी भाग है जो आपस में जुड़ा हुआ था इसको हम बोलते थे पॉन्जिया, और ये जो पानी वाला भाग है दोनों ओर इसको हम बोलते थे पैंथालासा, इसको हम बोलते थे पैंथालासा। अब 2 करोड़ साल बाद, लगभग आज से 18 करोड़ साल पहले, इस पॉन्जिया में जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होने शुरू हो गई, क्योंकि आपकी पृथ्वी गर्म थी और बहुत तेजी से उस समय घूम रही थी। ठीक है, तो इस पॉन्जिया में जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हुए, और जिस कारण से इस पूरे पॉन्जिया में जगह जगह दरारें पड़नी शुरू हो गई। और जब इसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई तो ये जो टुकड़ा था पॉन्जिया ये अलग होने लगा एक दूसरे से, और यहां पर प्लेटें जो हैं, जो अलग अलग भाग हुए उनको हमने नाम दिया प्लेटें। और प्लेटें इस तरीके से अलग होने लगी, जैसे आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं, ये अफ्रीका जो था वो इधर आ गया। और यहां पर एक ध्यान देने वाली बात और है कि जो इंडिया है वो अफ्रीका के सोमालिया यानी कि यहां पर, और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया तीनों एक थे यहां पर। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही हम लोगों को आगे समझना है। तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि जब यहां पर पॉन्जिया में जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होने शुरू हुए तब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगी। अब सवाल ये उठता है कि ये दूर क्यों जाने लगी, ये मूव क्यों कर रही थी। तो मूव करने का जो कारण है वो सभी को पता है, हालांकि इसकी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो आपको पता है यह आपकी पृथ्वी का क्रस्ट है जहां पर आप लोग रहते हैं या हम लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट भूप्रपट्टी। ठीक है, और इसके नीचे जब हम जाते हैं तो लगभग 100 से 2900 किलोमीटर तक ये जो बीच का क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग मेंटल। और इसी मेंटल में लगभग 100 किलोमीटर के नीचे एक पूरी पट्टी है इस तरीके से, जो पिघले हुए प्लास्टिक के जैसी है, पिघली हुई प्लास्टिक। क्योंकि आपकी पृथ्वी पर जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। हर 32 मीटर जाने पर नीचे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, और यहां का जो तापमान है वो 2000 डिग्री से लेकर
4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। और इसको यहां पर जो मेंटल वाली स्थिति है, ये इसी के ऊपर, इस पिघली हुई गर्म ताप वाली अवस्था के ऊपर ही हमारी ये जो प्लेटें हैं ये तैर रही हैं। तो पहला कारण इन प्लेटों के चलने का ये है कि ये यहां पर इस वॉल्केनिक, इसको हम बोलते हैं, सारे जो ज्वालामुखी आते हैं वो इसी क्षेत्र से आते हैं बाहर। तो ये जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, ये जो वॉल्केनो वाला जो क्षेत्र है अत्यंत ताप से परिपूर्ण, तो इसी के ऊपर ये प्लेटें हिल रही हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। और यही हुआ यहां पर ये जो अवस्था है, आप दूसरा जो फिगर देख रहे हैं, ये यूरोप है। और यूरोप में यहां पर पामीर का पठार, जिसको तिब्बत का पठार आज की डेट में बोलते हैं, प्लेटू ऑफ तिब्बत, ये यहां पर उपस्थित था उस समय। और यहां पर जो इसकी उपस्थिति थी, ये बड़ा ही कठोर और सुदृढ़, बहुत मजबूत पठार है। अब यहां पर हुआ क्या, जब ये प्लेटें एक दूसरे से अलग जा रही थी, अलग हो चुकी थी, तो इनके बीच में जो पैसिफिक ओशन था, इसका पानी जहां जहां दरारें पड़ी वहां भरना शुरू हो गया। और यहां से ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है यूरोप के नीचे वाला भाग, यहां पर एक इतनी बड़ी दरार बनी जो लगभग चाइना तक थी, जो यूरोप से लेकर लगभग चाइना तक थी। और यहां से इस दरार में जो पानी भरा, उसके पानी भरने से ये टेथिस सागर का निर्माण हुआ। इसको हमने नाम दिया टेथिस सागर या टेथिस सी। ठीक है, तो यहां पर ये टेथिस सी बन चुका था। और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का नीचे वाला भाग, ये इंडिया का जो भाग है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये केवल इतना ही भाग, और उससे नीचे वाला भाग ही हमारे पास 8 करोड़ साल पहले भारत के रूप में था, और वो भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ। तो यहां पर ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का निचला भाग, एमपी और राजस्थान से नीचे वाला भाग, ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये बाद में बना है। तो ये भाग हमारे पास था। और अब ये भाग, पृथ्वी जो थी बहुत तेजी से उस समय घूम रही थी, और पृथ्वी के घूमने से ये प्लेटें बहुत तेजी से मूव कर रही थी। और दूसरी इनकी जो अलग जाने की जो एक दूसरा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। चंद्रमा के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो आकार में जरूर छोटा है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचने का पूरा प्रयास करता है, और जिसकी वजह से कुछ प्लेटें पश्चिम की ओर चली गई, जो आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के रूप में मिलेंगी। खैर, अभी हमारा ये विषय नहीं है, अभी हमारा केवल एक छोटा विषय है जिस पे हम बात करेंगे। तो इस तरीके से 8 करोड़ साल पहले ये जो भारत का निचला भाग है, जिसे आप आज एमपी राजस्थान का साउथ वाला पार्ट पूरा बोलते हैं नीचे तक, तो ये उत्तर पूर्व की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और जब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था यहां पर, तो ये जो टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर में बहुत सारी नदियां आती थी और अपने साथ पत्थर, मिट्टी, ये सब लाकर कहां जमा कर देती थी, टेथिस सागर में। और टेथिस सागर की जो तली थी वो भरने लगी, और नीचे बहुत सारा निक्षेप बोलते हैं जिसको, जमाव, वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। और जैसे ही ये भारत का जो निचला भाग था, अपूर्ण भारत हम इसको बोल सकते हैं, तो ये जब इसकी ओर तेजी से चल रहा था, यूरोपियन प्लेट यानी यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया को दोनों को मिला के उस समय ये एक माना जाता था, तो यूरेशिया प्लेट की ओर बढ़ने लगा। और जब ये बढ़ रहा था, तो जो नीचे का पानी था, उसमें जो जमाव था, उसमें वलन यानी कि आपका मोड़ पड़ने शुरू हो गई, यानी वो ऊपर उठना शुरू हो गया इस प्लेट के नजदीक आने से। जब ये प्लेट नजदीक जा रही थी, तो ये जो प्लेटू ऑफ तिब्बत है, ये बेहद कठोर है, तो यहां पर जो नदियां गिर रही थी, उनका अवसाद इकट्ठा हो रहा था कोनों पर, तो उसके अवसाद के कारण यहां पे कुछ पहाड़ ऊपर उठना शुरू हो गए। मलबा जो ऊपर उठा वो पहाड़ के रूप में उठा, और इस तरीके से एक निर्माण हुआ एक पर्वत रेंज का, माउंटेन रेंज। हम माउंटेन रेंज पे बात करेंगे। माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ, और उस रेंज को बोला गया ट्रांस हिमालय। वो हिमालय का भाग नहीं है, वो हिमालय से पहले बना हुआ भाग है। इसके बाद धीरे धीरे यह जो भारतीय भूभाग था, ये बहुत तेजी से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हुए पामीर के पठार की ओर जा रहा था, और
तैथिस सागर में जाकर जैसे ही इसने इससे टकराव शुरू किया, यूरेशिया प्लेट के भारतीय प्लेट से टकराने के कारण जैसे ही टकराव हुआ, ठीक उसी क्षण इस तरीके से तैथिस सागर भरने लगा और उसके नीचे जो जमाव था वो सारा ऊपर उठने लगा बहुत तेजी से, और ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होने लगा। और ये पर्वतों का जो निर्माण हुआ इस तरीके से, सबसे पहले कई पर्वतों का निर्माण होना शुरू हुआ तैथिस सागर के भरने से। इसमें छोटे बड़े हर तरीके के पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो हिमालय का पहला भाग, ये हिमालय का पहला भाग माना जाता है, जिसे हम आज ग्रेट हिमालय या वृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। ग्रेट हिमालय या वृहत हिमालय के नाम से जानते हैं, ग्रेट हिमालय। ये पहला भाग बना और ये लगभग आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण शुरू हुआ और ये बन चुका था भाग। इसी तरीके से भारतीय प्लेट लगातार यूरेशिया प्लेट से टकरा रही थी। यूरेशिया प्लेट जो थी वो इधर की तरफ जा रही थी, ईस्ट, और भारतीय प्लेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी उत्तर पूर्व की तरफ लगातार बढ़ रही थी। और दोनों प्लेटों के टकराव होने से हिमालय का सबसे ऊंचा भाग जो निक्षेप था वो पहली टक्कर में बहुत तेजी से ऊपर उठ गया, और सबसे ऊंचे जो पर्वत बने वो हिमालय के इसी में पाए जाते हैं, ग्रेट हिमालय में। इसके बाद लगातार ये प्लेट इस प्लेट से टकरा रही थी और जितना भी निक्षेप बचा हुआ था उसके हिमालय की सबसे ऊंची रेंज ग्रेट हिमालय के नीचे एक और इस प्रकार की श्रृंखला, छोटे पर्वत, इससे छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण होना शुरू हुआ लगातार, और ये आपका कहलाया मिड हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, इसको मिड हिमालय, मध्य हिमालय भी कहा जाता है, और ये लगभग तैयार हो चुका था आज से 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसी तरीके से तीसरा प्रकार, तैथिस सागर लगातार बढ़ता जा रहा था। तीसरा प्रकार एक और यहां पर बहुत सारे पर्वतों से मिलकर एक और माउंटेन रेंज तैयार हो रही थी, तीसरे प्रकार की, जो इससे नीचे थी। इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज, इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज, और ये लगभग 1.4 करोड़ वर्ष पूर्व बननी शुरू हुई, जो आज भी लगातार बनती जा रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय तो पहले बन चुका था, वो तो केवल जो यहां पर अवसाद जमा हुए थे नदियों के, उनके ऊपर उठने से बना था। लेकिन हिमालय जो है तैथिस सागर के भरने से बना था। हिमालय जो है वो तैथिस सागर के भरने से बना था, और हिमालय 3 भागों में बना। सबसे पहला भाग जो बना ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिड हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय, जो आज भी लगातार बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए आज भी अगर आप देखते हैं ग्रेट हिमालय में सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपका 8848 मीटर जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, पर्वत चोटी है। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से हिमालय की तीनों रेंज बनी, और आज की जो वर्तमान स्थिति है वो ये है, वर्तमान स्थिति है वो ये है। तो इस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ, और यहां पर हमारे उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ। अब हम थोड़ा सा इसको इंडियन मैप पे देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा इसको सरलता से समझने में आसानी हो जाए। हम लोग इसको भारतीय मैप पर एक बार देख लेते हैं। जब हम भारतीय मैप पे देखते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये भारत है और ये हमारा उत्तराखंड है, जिसका हमें भौगोलिक विभाजन पढ़ना है। तो यहां पर भारत में ट्रांस हिमालय जब निर्माण हुआ तो ट्रांस हिमालय इस तरीके से बना। ट्रांस हिमालय में ये 3 पर्वत रेंजेस, माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत श्रेणियां बनी। अब पर्वत श्रेणी और पर्वत चोटी में क्या अंतर होता है? पर्वत श्रेणी होती है जब बहुत सारे पर्वत एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो उस पूरी श्रृंखला को हम बोलते हैं माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला, पर्वतों की माला। परंतु उसमें एक सबसे ऊंचा पर्वत जो होगा वो उसकी कहलाएगी हाईएस्ट पीक। पीक का मतलब चोटी, यानी चोटी केवल एक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होगी। जैसे हम बात करें ग्रेट हिमालय की, तो ग्रेट हिमालय आपका जो है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है।
तो इसी प्रकार सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय आप देख पा रहे हैं, ट्रांस हिमालय यहां पर फैला है हमारे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। ये वर्तमान ये है लद्दाख रेंज में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये 3 पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। पहला काराकोरम, ये ऊपर लद्दाख वाले पार्ट में काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणियों में विभाजित है और इस पे कई प्रकार के पर्वत है। जैसे काराकोरम का सबसे ऊंचा पर्वत K2, यहां पर है K2, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसी तरीके से लद्दाख और इसी तरीके से जास्कर। और जास्कर की पर्वत श्रेणी आप जो देख पा रहे हैं ट्रांस हिमालय की, यहां पर यह चीज ध्यान देने योग्य बात है कि जो ट्रांस हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं, यह जास्कर पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर से शुरू होकर हिमाचल को कवर करते हुए और ये उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों को छू रही है। अगर आप ध्यान दें तो ये उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्र को छू रही है, जिसमें 3 जिले आते हैं, पिथौरागढ़, आपका चमोली और आपका उत्तरकाशी के ऊपरी क्षेत्र को छू रही है। इसका मतलब ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वो हमारे उत्तराखंड के उत्तरी भाग में 3 जिलों में विस्तृत है। तो यहां पे ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अब ये तो ट्रांस हिमालय था, और जास्कर पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो भी हमारे उत्तराखंड में है, कामेट पर्वत। कामेट पर्वत यहां पर आपको चमोली जिले में मिलेगा, जिसकी जो हाइट है 7756 मीटर है, 7756 मीटर है। और ये जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद हमारा हिमालय जो है वो अफगानिस्तान से लेकर ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी हमारी जो हिमालय की वृहत हिमालय जो है, जो सबसे पहली रेंज बनी थी, सबसे ऊंची रेंज है जिसके अंदर सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, वो अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के कई देशों से होकर 2500 किलोमीटर तक फैला है। और इसमें सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जिसमें से एक आपको नेपाल में मिलती है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट, और वो नेपाल में। इसी तरीके से हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है वो भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से होकर ठीक इसी तरीके से इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है। इसमें भी कई प्रकार की चोटियां, कई घाटियां मिलेंगी आपको जब हम इसकी विस्तृत स्टडी करेंगे। और तीसरी पर्वत श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये पंजाब के उत्तरी क्षेत्र और ये उत्तराखंड से होकर और यहाँ हिमाचल से होकर ये इधर से वहीं तक जा रही है। और आज भी ये क्षेत्र बन रहा है, मेघालय, ये इधर वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा आज भी बन रहा है, यानी शिवालिक रेंज आज भी डेवलप हो रही है। तो हिमालय 3 श्रेणियों में बना, पहला ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय। और अगर हम देख पा रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय पूरे उत्तराखंड को कवर करता है। और इसीलिए उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, क्योंकि उत्तराखंड में का लगभग 90% भाग हिमालय के अंतर्गत आता है, लगभग 90% क्षेत्रफल हिमालय के अंतर्गत आता है, और पूरा का पूरा ही उत्तराखंड लगभग हिमालय में समाहित है। तो ये इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड का निर्माण हुआ। और उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसको हम आज समझ चुके हैं। और यहीं पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं घुमाने के लिए, हालांकि अभी हम लोग इंडिया नहीं पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी जाती है। अब भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर हम बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, 8611 मीटर, 8611 मीटर के साथ K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो ये 8558 मीटर के साथ सिक्किम में कंचनजंगा है। यहां पर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो वो कंचनजंगा है सिक्किम में। और अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो वो जम्मू कश्मीर अब लद्दाख में K2 गॉडविन ऑस्टिन है।
लेकिन K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं है। ट्रांस हिमालय इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय के पार का भाग है और हिमालय से पहले बना हुआ भाग है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हिमालय अलग है और ट्रांस हिमालय का क्षेत्र अलग है। तो यहां पर यही सब चीजें हमें देखने के लिए उत्तराखंड में मिलेंगी, जिनमें हम लगभग गलतियां कर सकते हैं, ठीक है, और हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा उत्तराखंड में भौगोलिक विभाजन होगा, जिसको हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो अभी हमारे लिए छोटा सा टॉपिक यही जानना बहुत आवश्यक था कि आखिर इस उत्तराखंड का निर्माण कैसे हुआ। तो उत्तराखंड का निर्माण में अगर आप देखें तो ट्रांस हिमालय, वृत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में लगभग पूरा उत्तराखंड समाहित हो चुका है। तो आज के लिए अभी ये इतना ही टॉपिक रहेगा, और इससे जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक।